See, the making of Germany and Italy. Making of Germany and Italy, it means making nation states. जर्मनी और इटली का नेशन स्टेट्स होना कैसे हुआ, इस प्रोसेस को इसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4.1 में ये दिया हुआ है कि जर्मनी के बारे में, जर्मनी उसके बाद हाइफन दिख दिया हुआ है। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्मी किसी नेशन का निर्माण करे? सी, आफ्टर 1488 में क्या हुआ? नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। इस लाइन को समझना। हियर इट इज़ बीइंग सेड कि 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था, यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो किससे अलग हो गया? मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। मतलब नेशनलिज्म हैज़ नथिंग टू डू विथ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। हाउ इट हैपेंड वी विल सी। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कॉन्जर्वेटिव्स। ठीक है, इसके पीछे वाई दिस लाइन हैज़ बिन रिटन, और ये क्यों कहा गया कि नेशनलिज्म जो यूरोप का था वो उसका एसोसिएशन मतलब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से वो अलग हो गया। इसलिए हुआ कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे उसको कौन मोबिलाइज कर रहा था? कॉन्जर्वेटिव्स। और किस लिए वो कर रहे थे? प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। क्योंकि कॉन्जर्वेटिव्स क्या चाहते थे कि यूरोप में उनका पॉलिटिकली वो डोमिनेट करें। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, इसको देखा जा सकता है। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। कह रहा है कि इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। किसमें? इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड, जब दोनों यूनिफाइड हुआ एज अ नेशन स्टेट्स। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइडस्प्रेड अमंग मिडल क्लास जर्मन्स। ठीक है, हम लोगों ने देखा मीन्स हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थे वो हर जगह थे। वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडल क्लास जर्मन्स। किसके बीच में? मिडल क्लास जर्मन्स के बीच में। हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन। जिन्होंने यूनाइट करने की कोशिश की किसको? डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू स्टेट। ओके, हियर इट इज़ बीइंग सेड कि हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी किस में? बहुत हर जगह थी, मिडिल क्लास जर्मन्स में। और उन्होंने कोशिश भी की 1848 में, उन्होंने पूरी कोशिश की कि डिफरेंट रीजन्स जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के हैं उनको क्या बना दे? नेशन स्टेट्स। और जिसको गवर्न कौन करे? इलेक्टेड पार्लियामेंट। दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो शुरुआत की गई थी टू नेशन बिल्डिंग, वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। लेकिन ये जो लिबरल इनिशिएटिव थी किसकी? मिडिल क्लास जर्मन्स की, यूनाइट करने की जर्मन कॉन्फेडरेशन को, इसको रिप्रेस्ड किया। किसने रिप्रेस्ड किया था? कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की मीन्स जो किंग थे और जो मिलिट्री थे, उनकी पावर ने इसको सप्रेस कर दिया। और उनको कौन सपोर्ट कर रहे थे? मीन्स मोनार्की और ये मिलिट्री को सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ऑनर्स, जिनको बोला जाता था जुंकर्स। ये क्वेश्चंस भी आता है, व्हाट इज़ कॉल्ड जंकर्स और जुंकर्स ऑफ प्रोशिया। तो दे आर लैंड ऑनर्स। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से क्या हुआ? प्रोशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद प्रूशिया ने लीडरशिप लिया किस चीज़ का? लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके चीफ मिनिस्टर जो ओटो वॉन बिस्मार्क थे, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके बाद से जब उनके मिडिल क्लास जर्मन्स के एफर्ट को, जो उनकी एफर्ट थी क्या करने की, कि जर्मन कॉन्फेडरेशन को यूनाइट कर दिया जाए, उसको किसने रिप्रेस कर दिया? मोनार्की और मिलिट्री ने। और उसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? जुंकर्स। हु इज़ जुंकर्स या जंकर्स ऑफ प्रूशिया? तो देवर लैंड ऑनर्स। उसके बाद प्रूशिया ने लीडरशिप लिया किस चीज़ का?
took the leadership of the movement for national unification, कि नेशनल को मतलब नेशन स्टेट्स जितने भी वो रीजन्स में डिवाइडेड है सबको एक किया जाए। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स थे कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ही वॉज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और किसकी मदद से उसने ये काम किया? प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी की मदद से। दैट्स वाई हेडिंग हैज़ बिन गिवन कि कैन द ये आर्मी बी द आर्किटेक्ट, सी वे था, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? नाउ सी, आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, 3 wars over 7 years। 3 wars हुए। कितने वॉर्स हुए? 3 wars 7 years में। किसके किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री। और ये किस में ख़त्म हुआ? प्रूशियन विक्ट्री से ख़त्म हुआ। देखो जब तुम लोग क्लास 12th में जाओगे तो एक लेशन है इंग्लिश का जिसका नाम है लास्ट लेशन, ठीक है, उसमें इसी से रिलेटेड लेशन है, ठीक है। तो एंडेड, इसने फ्रांस को हराया और प्रूशियन विक्ट्री से ये एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। तो अगर जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन हुआ और किसने किया? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। किसकी मदद से? तो ऑब्वियसली ये ब्यूरोक्रेसी और प्रूशियन आर्मी की मदद से। इन जनवरी 1871 की बात है। द प्रूशियन किंग, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रूशियन किंग? विल्हेम I was proclaimed German emperor in Germany। he was proclaimed, he was declared कि वो वहाँ का किंग है, ठीक है। प्रूशियन किंग विलियम I was proclaimed means declared German emperor in ceremony, जो कहाँ पे हुआ था? वर्साइल्स में। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, बिटरली मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, और डेट कौन सा था? 18 जनवरी 1871। एंड असेंबली, एक वहाँ पे असेंबली हुई कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, representatives of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered। ये सारे लोग इकट्ठे हुए कहाँ पे? in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। तो याद रखो when William I was declared as the German king empire, तो 18 जनवरी 1871 में, ओके। वहाँ पर कौन कौन उस टाइम में थे? प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जितने भी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हेड थे, वो थे। जो इम्पोर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे वो थे। उसमें शामिल कौन था? नो डाउट, नीडलेस टू से ऑटो वॉन बिस्मार्क वहाँ थे ही। गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल। तो देखो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कहाँ पे हुआ, किस डेट को? 18 जनवरी 1871। और ऑटो वॉन बिस्मार्क के प्रेजेंस में हुआ। कहाँ पे हुआ? हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, ओके। अब देखो यहाँ पे कह रहा है द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो हुआ कहाँ पे? जर्मनी में। had demonstrated, उसने क्या दिखाया? द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट्स। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो जर्मनी में हुआ, जैसे कि हम लोगों ने देखा ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया, और किसकी मदद से? प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। तो ये एक एग्जाम्पल था। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड, इससे ये साबित हो गया, दिखा दिया दैट डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट्स पावर। ये भी दिखाया किसका? कि किसका डोमिनेंस है? प्रूशियन स्टेट्स का, प्रूशियन स्टेट पावर का। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। और जब ये नई पावर आई तो इसने क्या क्या काम किए? कौन से काम किए? याद रखना, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, जो करेंसी थे उसको मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। Prussian measures and practices often became a model for the rest Germany। और याद रखना कि उस समय प्रूशियन ने जो भी मेजर्स लिए यानी स्टेप्स लिए और जो भी प्रैक्टिसेस व्यवहार में लाई चीज़ें, वो बाद में बाकी के जर्मनी के लिए मॉडल बना, उसको मतलब उन लोगों ने फॉलो किया। नाउ वी विल सी, देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ
Italy. Italy unified. You can see the picture of here. Let me just show you the picture. See, caricature of Otto von Bismarck. You can see people are just here. You can see the picture are lowering. They are hidden. Caricature of Otto von Bismarck in the German Riksdag. जर्मन रिचस्टैग को ही उसके पार्लियामेंट को क्या बोला जाता था? रिचस्टैग. 5 मार्च 1817. ओके, अब देखो, लाइक जर्मनी के तरह इटली की भी स्थिति क्या थी? लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. एक चीज़ हमेशा तुम लोग याद रखना, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन मीन्स व्हाट. अगर कोई देखो, तब तक तुम उसको नेशन बोल नहीं सकते. तो मान लो इटली है, तो उसका हर एक रीजन डिवाइडेड है, अलग अलग डिवाइडेड है, उसका अलग अलग किंग है, अलग अलग लैंग्वेज है, कोई वननेस की फीलिंग नहीं है. ओके, तो इटली का भी एक लंबा हिस्ट्री रहा किस चीज़ का? पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का. अब आगे हम लोग देखेंगे कि इटली उस समय कितने रीजन्स में डिवाइडेड था और वहाँ पे किंग अलग अलग थे. ठीक है. इटली वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स. आज आपका इंडिया कैसे है? एक स्टेट है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इस यहाँ हेड अलग है, लैंग्वेज अलग है, सबके लिए नियम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, मेजरमेंट्स एक है. ओके, इटली वॉज स्कैटर्ड. इटली कह रहा है कि स्कैटर्ड था ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. ठीक है, इटली के बारे में कहा जा रहा है. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th centuries, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th centuries मीन्स 1850 के करीब में, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states. अब स्टेट्स को इसको ऐसे मतलब कि तुम्हारा इंडिया है तो ये तो 29 स्टेट्स है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू से उसको सेपरेट किया हुआ, अपना आपने हेड दिया हुआ, लेकिन यूनिफाइड है. हमारे यहाँ फेडरलिज्म है. ठीक है, उस समय क्या था? ये 7 states थे, मतलब सबका अलग अलग रूल, रेगुलेशंस, फ्लैग, नियम. देयर वाज नो फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states ऑफ विच ओनली 1. देखो, इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें सिर्फ एक ही स्टेट था जिसका नाम था क्या? सार्डिनिया पिडमोंट. वहीं का रूलर जो था सिर्फ इटालियन था, इटालियन प्रिंसली हाउस. द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. इसको याद रखना. ऐसे करके देखो, तरीका बता रही हूँ. देखो, ऐसे करके मान लेना कि ये इटली है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, यानी नॉर्थ में कौन सा? ऐसे करके ऊपर लिख लोगे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप. यहाँ पर और नीचे लिख लेना इटली. सेंटर में कौन था? पोप रूल कर रहा था. सदर्न रीजन में अंडर द डोमिनेंस ऑफ बर्बन किंग्स. यहाँ पर लिख लेना बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. Even the Italian language had not acquired one common form. ठीक है, ऐसी स्थिति की कि वहाँ इटालियन लैंग्वेज कॉमन फॉर्म अक्वायर्ड नहीं किया था. एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस. बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे लैंग्वेज में भी, हर चीज़ों में थी, बिकॉज इट वॉज नॉट अ नेशन. ड्यूरिंग द 1830s, हियर इट इज़ बीइंग सेड कि ड्यूरिंग द 1830s गियोसेपी मैज़नी, इस पर तुमको नोट्स लिखने के लिए आएगा. ड्यूरिंग 1830s गियोसेपी मैज़नी हैड sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. गियोसेपी मैज़नी ने कहा कि एक यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक होना चाहिए. He had also formed a secret society, Young Italy. क्वेश्चन अगर है who formed Young Italy, secret Young Italy, then you will write whom? Giuseppe Mazzini, for the dissemination of his goals. अपनी बात को लोगों तक स्प्रेड करने के लिए. The failure of revolutionary uprising, 2 बार ऑलरेडी इसने जो विद्रोह हुआ था, रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो रिवोल्ट हुए थे, 2 बार फेल हो चुके थे. एक 1831 में और दूसरा 1848 में. इसका मतलब क्या था? दैट मैंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिडमोंट.
अब किसकी बारी थी? देखो मैंटल नाउ फेल ऑन, मतलब सार्डिनिया पिडमोंट पे अब जिम्मेदारी पड़ी किस चीज़ की? यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स। और सार्डिनिया पिडमोंट का रूलर कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड। सिर्फ यही है, क्या रखना, इटली जब डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में, तो सार्डिनिया पिडमोंट वाज द ओनली स्टेट विच वाज रूल्ड बाय एन इटली किंग, इटालियन, थ्रू वॉर। और कहा गया कि वॉर के थ्रू यही अब एक यूनिफिकेशन कर सकता है। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के जो भी एलाइट वर्ग थे, उनकी नज़र में अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि देखो जो भी एलिट क्लास थे उस समय के, तो उनका कहना था कि अगर इटली यूनिफाइड होगी तभी पॉसिबिलिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन ये कर सकता है। ओके, बाकी किस चीज़ पर पॉलिटिकल डोमिनेशन, यानी इटालियन लोगों का होगा, अदरवाइज़ तो दूसरे 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थे और अलग अलग लोग उस पर रूल कर रहे थे। तब क्या किया देखो, चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। देखो चीफ मिनिस्टर कैवर ने क्या किया था, उसी ने इस रीजन्स को यूनिफाई करने का मूवमेंट स्टार्ट किया था। पर उसके बारे में एक चीज़ जान लो, वो ना तो रेवोल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेट था। कौन? कैवर। निदर रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। लाइक मेनी अदर वेल्दी एडुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलिट, बाकी जो दूसरे वेल्दी और एडुकेटेड मेंबर्स जो थे, कहाँ के? इटालियन एलिट के, ही स्पोक, उनकी तरह वो भी कौन सी भाषा बोलता था? फ्रेंच। ज़्यादा अच्छा बोलता था, मच बेटर दैन ही डिड इटालियन। ये स्थिति उसकी भी थी। लेकिन ये देखो, तो उसका जो फ्रेंच बोलना था ये उसके लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, उसने डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू विथ फ्रांस, इंजीनियर्ड बाय कैवर, कैवर ने उसको क्या किया? टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया, किसके साथ? फ्रांस के साथ। सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। देखो कैवर जो फ्रांस बोलता था, फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था, उसके अलावा नॉट ओनली दिस वाज अ पॉजिटिव साइड, उसके अलावा बहुत सारे उसमें गुण थे। उसमें बहुत अच्छा डिप्लोमेट था वो, उसकी मदद से उसने क्या किया, उसने सार्डिनिया पिडमोंट को क्या सक्सीड किया, किस चीज़ में? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में 1859 में। और ऑस्ट्रियन फोर्सेस कहाँ थे? इसलिए मैंने तुम लोग को कहा कि वो कार्डिनल डायरेक्शन बना के, उसमें देखो कि नॉर्थ साइड में कौन सा था? ऑस्ट्रियन फोर्स। यहाँ पर देखो, वेट अ मिनट, हियर इट इज़ नॉट दिस साइड, वेट अ मिनट, या देखो यहाँ पर है, वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसेस, नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। तो सबसे पहले वहाँ के फोर्स को उसने हराया, कैवर की मदद से ये काम किया गया।